दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं के डीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 18 जून 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों बिहार न्यूज में आज सबसे पहले बात करते हैं कि भारतीय सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ स्कीम का पूरे बिहार में जबरदस्त विरोध हो रहा है। जहां अग्निपथ को लेकर के युवाओं का आक्रोश बिहार के कई जिलों में शुक्रवार यानी कि तीसरे दिन भी जारी रहा। जहां छात्रों के उग्र आंदोलन के बाद अब बिहार के राजनीतिक दल भी खुलेआम विरोध में आ गए हैं। पप्पू यादव के नेतृत्व में जन अधिकार पार्टी कार्यकर्ताओं ने कल पटना के डाक बंगला चौराहों पर प्रदर्शन किया। जहां वही वामपंथी पार्टियों ने आज यानी कि 18 जून को बंद बुलाया है और इस बंद का आरजेडी ने भी समर्थन किया है। जहां वहीं आइसा, इनोस, रोजगार संघर्ष संयुक्त मोर्चा और सेना भर्ती जवान मोर्चा ने बंद को सफल बनाने की अपील की है। यानी कि आज पूरे भारत को बंद रखा जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के कई जिलों में अग्निपथ योजना के विरोध में आगजनी, तोड़फोड़ और धरना प्रदर्शन करके हंगामा किया जा रहा है। जब बिहार के कैमूर जिले में युवाओं के द्वारा पथराव करके पुलिसकर्मी को घायल कर दिया गया, जबकि नवादा में भाजपा कार्यालय को ही आग के हवाले कर दिया गया। जब वही इसी बीच अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा मोदी सरकार का घेराव किया गया है। जब तेजस्वी यादव ने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि 2022 तक 80 करोड़ को नौकरी रोजगार देने का इनका संकल्प था। जब अब वर्षों बाद अग्निपथ संविदा नहीं बल्कि शिक्षित युवाओं के लिए सेना में एक तरह से नरेगा स्कीम लागू की गई है। जहां उन्होंने आगे लिखा है कि इनके वादों, जुमलों और इरादों को तो छोड़िए, जब प्रचंड बहुमत की सरकार के संकल्प का यह हश्र है तो फिर बाकी भाषणों का क्या। वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी के 5 साल के पहले एक संबोधन की अखबार की कटिंग भी शेयर की है, जिसमें मोदी को उनके 5 साल पहले के संकल्प को याद दिलाया है। दोस्तों बात करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से सड़क पर खड़े किए गए गाड़ियों की तस्वीर भेजता है तो उसे 500 रुपये का इनाम मिलेगा। सरकार जल्द ही इस तरह का एक कानून लाने जा रही है। वही पार्किंग गलत तरीके से करने वाले गाड़ी मालिक को 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बृहस्पतिवार को ये जानकारी दी है। दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने कहा है कि वे सड़क पर गलत तरीके से गाड़ी खड़ा करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए एक कानून लाने पर विचार कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि मैं एक कानून लाने वाला हूं कि रोड पर जो गाड़ी खड़ा करेगा उस पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं गलत तरीके से गाड़ी खड़ा करने वालों की तस्वीर खींच करके भेजने वालों को इसमें से 500 रुपये दिए जाएंगे। जब मंत्री ने इस बात पर दुख जताया है कि लोग अपने गाड़ियों के लिए पार्किंग की जगह नहीं बनाते हैं, इसके बजाय वे अपना गाड़ी सड़क पर खड़ा कर देते हैं। कुछ हल्के अंदाज में नितिन गडकरी ने कहा है कि नागपुर में मेरे रसोई के पास भी 2 सेकंड हैंड गाड़ी है। जहां आज 4 सदस्यों के परिवार के पास 6 कारें होती है। ऐसा लगता है कि दिल्ली के लोग भाग्यशाली हैं, हमने उनका गाड़ी खड़ा करने के लिए सड़क बनाई है। दोस्तों बात करते हैं कि एटीएम से अगर आप 5000 रुपये निकालने जाएं और 5000 के बदले 50,000 निकल आएँ तो फिर आपको कितनी खुशी होगी। जाहिर सी बात है कि आप कई बार ट्राई करेंगे और अपने परिवार वालों को भी इसके बारे में बताएंगे। जब महाराष्ट्र के नागपुर जिले के एटीएम में कुछ ऐसा ही हुआ है। नागपुर जिले के खापरखेरा कस्बे के एक निजी बैंक की एटीएम में एक व्यक्ति उस समय आश्चर्य में पड़ गया जब उसने एक एटीएम से 500 रुपये निकाले, जिसके बदले में उसे मशीन से 500 रुपये मूल्य के 5 नोट मिले। यानी कि उस एटीएम से अगर आप 1 नोट निकालेंगे तो आपको 5 नोट मिलेंगे। इस बात के फैलते ही लोगों के बीच एटीएम से पैसे निकालने की होड़ लग गई। व्यक्ति ने इस प्रक्रिया को दोहराया और 500 रुपये निकालने की कोशिश करते हुए फिर से 2500 रुपये प्राप्त किए। ये किस्सा नागपुर शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर खापरखेरा शहर के एक निजी बैंक के एटीएम में हुआ है। खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई और एटीएम केंद्र के बाहर नकदी निकालने के लिए भारी भीड़ जमा हो गई।
दोस्तों बात करते हैं कि भारतीय सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की नई योजना अग्निपथ के खिलाफ देश भर में चल रहे प्रदर्शन के बीच गुरुवार को जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने इसे सेना के लिए आत्मघाती बताया है। जब पटना में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन का नारा देकर के आने वाली मोदी सरकार अब नो रैंक नो पेंशन लागू करने का काम कर रही है। पप्पू यादव ने सरकार के इस फैसले को सेना का मनोबल तोड़ने वाला कदम बताया है और कहा कि भारतीय सेना हमारा गर्व है, इसका राजनीतिकरण बर्दाश्त नहीं होगा। ये सेना की अस्मिता पर चोट है, यह देश के स्वाभिमान पर हमला है। इस दौरान पप्पू यादव ने पूछा है कि क्या मोदी सरकार अब हमारे जवानों को 4 साल में बेरोजगार करके अडानी अंबानी के घर दरबान बनाने में फिराक में है। जहां उन्होंने कहा है कि 8 सालों में 16 करोड़ रोजगार देने की बात कहने वाली मोदी सरकार ने अब तक 12 करोड़ से अधिक युवाओं से रोजगार छीनने का काम किया है। यह सरकार सेना विरोधी है, रोजगार विरोधी है, किसान विरोधी है, छात्र, युवा, महिला और संविधान विरोधी है। इसलिए हम केंद्र सरकार से कहना चाहते हैं कि वे सेना के साथ खिलवाड़ बंद करे और अग्निपथ योजना को वापस ले, वरना पूरे बिहार प्रदेश में आंदोलन होगा। दोस्तों बात करते हैं कि शादी को यादगार बनाने के लिए आजकल दूल्हे और दुल्हन की एंट्री खास तरीके से कराई जाती है। जहां बिहार के गया जिला में भी एक दूल्हे राजा की एंट्री इसी तरीके से हुआ है, जिसकी चर्चा इलाके में खूब हो रही है। दरअसल भाई को बुलेट पर बिठा करके एक बहन लड़की के घर तक गई। जब बुलेट बहन चला रही थी और पीछे उसका भाई बैठा हुआ था, साथ में सभी बाराती भी बैंड बाजा के साथ चल रहे थे। बारात के दौरान बहन डांस भी कर रही थी। आपको बता दूं कि निक्की बुलेट वाली दुल्हनिया के नाम से फेमस है। इसके पीछे भी एक कारण हुए है कि वे भाई को बुलेट पर बैठा करके लड़की वालों के घर ले जा रही निक्की राज ने अपनी शादी में भी बुलेट पर ही एंट्री की थी। जब उसकी शादी मार्च 2020 में हुई थी, तब जयमाला के लिए उसकी एंट्री बुलेट पर ही हुई थी। उस वक्त वहां मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया गया था। तभी निक्की ने मन बना लिया है कि जब उसके भाई की शादी होगी तब वह बुलेट लेकर के बारात के साथ जाएगी और भाई को बिठा करके लड़की के घर तक जाएगी। उसने जैसा सोचा था बिल्कुल भी वैसा ही किया। कुछ दिन पहले उसके भाई की शादी थी, तब भाई को बुलेट पर बिठा करके ले गई और जयमाला के स्टेज पर धमाकेदार एंट्री दी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में आने वाले दिनों में बालू की किल्लत और बढ़ने वाली है। अगर आप निर्माण कार्य में हाथ लगाने वाले हैं तो फिर पहले सोच विचार कर ले, उसके बाद ही आप घर बनाने के लिए आगे बढ़े, क्योंकि घर बनाना और महंगा हो सकता है। अगले 4 महीने तक यहाँ बालू का खनन होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। इसका कारण ये है कि फिलहाल बिहार में 1 जून से खनन कार्य बंद पड़ा है। खान एवं भूतत्व विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक बिहार के घाटों पर बालू की उपलब्धता का सर्वे को तो करा लिया है, मगर अभी उसके आधार पर बालू घाटों की बंदोबस्ती करके खनन कार्य शुरू करने की प्रक्रिया पूरी नहीं कर सका है। इसके लिए कैबिनेट से भी मंजूरी लेनी होगी। सूत्रों की माने तो अभी विभाग के कर्मियों और अधिकारियों के कार्यबल की जो स्थिति है उसके अनुसार नहीं लगता है कि अगले 15 दिनों में ये संभव हो सकेगा। इस तरह जून खत्म होने के साथ ही नदियों के बालू घाटों पर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का आदेश लागू हो जाएगा। इसके नियमों के तहत 3 महीने यानी कि 1 जुलाई से 30 सितंबर तक नदियों से बालू का खनन पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। जानकारी के मुताबिक इसके बाद भी 1 अक्टूबर से नदियों से बालू निकालने की इजाजत सरकार देगी। इसकी उम्मीद नहीं दिख रही है, लिहाजा मध्य अक्टूबर से पहले बाजार में वैध तरीकों से नदियों का बालू नहीं आ सकेगा। दूसरी ओर विभाग का दावा है कि उसके पास सभी जिलों में बालू का पर्याप्त स्टॉक है। लगभग 16 करोड़ CFT बालू भंडार है। विभाग का यह मानना है कि बिहार में बालू की औसत खपत 4 से 5 करोड़ घन फीट प्रति माह है। इस लिहाज से बालू की कमी तो नहीं होनी चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि बिजली की उपलब्धता और शहरी क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाने की दिशा में अपनी शानदार उपलब्धियों से देश को राह दिखाने के बाद बिहार अब एक कदम और आगे बढ़ाने जा रहा है। जब बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। जब 16 जून को नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और सिक्योर मीटर लिमिटेड के बीच करार हुआ, जिसके तहत नॉर्थ बिहार के 5 जिलों सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और ग्रामीण क्षेत्रों में और मुजफ्फरपुर के ग्रामीण और शहरी इलाकों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। साथ ही आपको यह भी बता दूं कि बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन को 2 फेज में बांटा गया था। पहले फेज में शहरी क्षेत्र में 8 लाख से ज्यादा स्मार्ट मीटर लगा करके बिहार इस मामले में देश में लगातार पहले स्थान पर बना हुआ है। आज के इस करार के होने से दूसरे फेज की शुरुआत हो जाएगी। इस करार के तहत सिक्योर मीटर्स के द्वारा कुल 26 लाख स्मार्ट मीटर 30 महीनों में लगाए जाएंगे। सिक्योर मीटर्स द्वारा सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण,
पश्चिमी चंपारण के ग्रामीण इलाकों और मुजफ्फरपुर के ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में स्मार्ट मीटर लगाने के लिए सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है और जल्द ही स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इससे पहले 13 मई 2022 को साउथ बिहार के कई जिले जैसे भागलपुर शहर, बांका, जमुई एवं शेखपुरा के ग्रामीण क्षेत्र में 10 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का करार जीनस पावर के साथ किया जा गया था। दोस्तों बात करते हैं कि एक तरफ सेना में भर्ती को लेकर के केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का देश के कई राज्यों में युवाओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और गोरखपुर के सांसद रवि किशन की बेटी ने भारतीय सेना में जाने की ख्वाहिश जाहिर की है। जहाँ एक्टर यानी कि रवि किशन की बेटी ने अग्निवीर बनने की इच्छा जाहिर की है। इसकी जानकारी खुद रवि किशन ने ट्विटर पर दी है। हालांकि इस ट्वीट के बाद उन्हें जम करके ट्रोल किया गया है। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के नेता और भोजपुरी एक्टर रवि किशन ने मोदी सरकार की इस योजना का समर्थन किया है। उन्होंने पोस्ट लिख करके भी बताया है कि उनकी बेटी भी अग्निपथ योजना से सेना में भर्ती होना चाहती है। रवि किशन ने लिखा है कि मेरी बेटी इशिता आज सुबह बोली कि पापा अग्निपथ सेना भर्ती योजना में शामिल होना चाहती हूँ। ये सुनकर के मैंने उसे कहा कि आगे बढ़ो बेटा। इस कैप्शन के साथ रवि किशन ने अपनी बेटी इशिता की एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वे एनसीसी कैडेट का सर्टिफिकेट लिए हुए हैं। अपने इस ट्वीट के बाद रवि किशन ट्रोलिंग के शिकार हो गए। एक यूजर ने कहा है कि हाँ, तो आपकी बेटी को रिटायरमेंट के बाद कोई कमी नहीं होगी। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा है कि 24 से 25 साल की उम्र में रिटायर होने वाले उन युवाओं के बारे में सोचिए, उनका क्या होगा। आपकी बेटी तो धनवान है क्योंकि आप बहुत पैसे वाले हैं। आपकी बेटी को पैसे की कोई कमी नहीं होगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सत्तारूढ़ जेडीयू में चल रहे शीत युद्ध की सतह पर आने के बाद अब कार्यकर्ताओं में पार्टी बिखारने का भय सताने लगा है। जब पार्टी नेतृत्व की ओर से जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह और उनके समर्थकों को साइड लाइन यानी कि हाशिए पर डाला जा रहा है, उससे कार्यकर्ताओं में पार्टी में टूट का भय भी उत्पन्न हो गया है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि पार्टी में कभी आरसीपी सिंह दूसरे नंबर के नेता रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे करीबी माने जाते थे। ऐसे में पार्टी पर इनकी अपनी पकड़ को नकारा नहीं किया जा सकता है। जिस तरीके से आरसीपी सिंह को पहले राज्यसभा का टिकट काटा गया और उसके बाद फिर पटना में स्थित उनके सरकारी आवास से बेदखल किया गया, उससे उनके समर्थकों में नाखुशी है। जहां कहा जा रहा है कि आरसीपी सिंह के कार्यकर्ता भले ही अभी पार्टी नेतृत्व के खिलाफ खुलकर के सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन समय आने पर ये पार्टी के खिलाफ आवाज भी बुलंद कर सकते हैं। आरसीपी सिंह के कतरे जा रहे हैं, पर पार्टी नेतृत्व ने भी आरसीपी सिंह के ऐसे समर्थकों से बचने का उपाय ढूंढ लिया है। जहां पार्टी नेतृत्व हाल ही में आरसीपी सिंह के नजदीकी माने जाने वाले पार्टी प्रवक्ता अजय आलोक तथा 2 महासचिव सहित पार्टी के 4 नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि अग्निपथ स्कीम का सबसे अधिक विरोध बिहार, यूपी, हरियाणा में हो रहा है। जब बीजेपी का कहना है कि ये स्कीम युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए है। जब कोविड की वजह से जो भर्तियां नहीं निकली है, उस संबंध में भी सरकार ने उम्र बढ़ाने का फैसला किया है। लिहाजा विरोध का औचित्य नहीं बन रहा है। इन सबके बीच बीजेपी के अहम घटक दलों में से एक जेडीयू की राय अलग है। जेडीयू का कहना है कि जिन लोगों के लिए सरकार योजना लेकर के आई है, जब उन्हें मंजूर नहीं तो फिर एक बार विचार होना चाहिए। जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी ने कहा है कि मोदी सरकार ने पहले कृषि कानून को देश हित में वापस लेकर के सदायशता का परिचय दिया, वही सरकार ने एक बार फिर से पूर्ण विचार की अपील करते हैं। जब बिहार में सशस्त्र बलों में भर्ती की नई अग्निपथ योजना के खिलाफ आक्रोशित युवाओं का विरोध प्रदर्शन तीसरे दिन भी शुक्रवार को भी जारी रहा और प्रदर्शनकारियों ने 3 ट्रेन की 28 बोगियों में आग लगा दी। समस्तीपुर जिले में प्रदर्शनकारियों ने नई दिल्ली से दरभंगा जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन के 10 डिब्बों को आग के हवाले कर दिया। आरपीएफ अवर निरीक्षक निरंजन कुमार सिन्हा ने बताया है कि दिल्ली से जयनगर जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन के लगभग 10 डिब्बे को काफी नुकसान पहुंचा गया है। प्रदर्शनकारियों ने समस्तीपुर में रेल गुमटी संख्या 54 पर भी रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचाया है और शहर में सड़कों पर खड़ी 1 दर्जन से अधिक गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। मोहिद्दीननगर थाना प्रभारी ने बताया है कि प्रदर्शनकारियों ने मोहिद्दीननगर स्टेशन पर जम्मू से गुवाहाटी जाने वाली लोहित एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगा दी, जिससे ट्रेन के 6 डिब्बे जलकर के राख हो गए। लखीसराय में प्रदर्शनकारियों ने नई दिल्ली से भागलपुर जाने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगा दी। इस ट्रेन की 12 बोगी आग लगने से क्षतिग्रस्त हो गई। कहलगांव रेल स्टेशन प्रबंधक वीरेंद्र मंडल ने बताया है कि कहलगांव के अनुमंडल पदाधिकारी और स्थानीय पुलिस को मामले की सूचना दे दी गई है। रेल पुलिस मौके पर पहुंची और फिर छात्रों को समझाने बुझाने का प्रयास में जुटी। बक्सर में प्रदर्शनकारियों ने डुमराव तथा बिहिया रेलवे स्टेशनों के पास रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया, जिससे हावड़ा दिल्ली
मुख्य रेल मार्ग पर ट्रेनों का परिचालन बाधित रहा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार समेत कई राज्य सेना भर्ती की नई स्कीम को लेकर के बवाल मचा है, जहां बिहार के कई जिलों में लगातार प्रदर्शन जारी है। जहां कल शुक्रवार को तीसरे दिन भी बिहार में कई ट्रेनें जला दी गई। इस बीच बिहार में सियासत भी तेज हो गई है। जेडीयू समेत कई पार्टियों ने भारत सरकार से इस पर फिर से विचार करने को कहा है, तो वहीं बीजेपी इसके फायदे बता रही है। जब बीजेपी नेता और बिहार विधानसभा के स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने फायदे बताए हैं। जब शुक्रवार को बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा नालंदा पहुंचे थे। इस मौके पर मीडिया से रूबरू होते हुए विजय कुमार सिन्हा ने अग्निपथ योजना के सवालों पर जवाब दिया। जब विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जानकारी पूरी होने पर लोग इस योजना की सराहना करेंगे। जानकारी जरूरी है, यहाँ के बच्चे पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे तो फिर मुझे लगता है कि इस तरह का वातावरण जिन लोगों द्वारा बनाया जा रहा है ये उचित नहीं है। जिस दिन लोग इस योजना के बारे में सही तरीके से जान जाएंगे उस दिन इस अग्निपथ योजना को सराहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर छात्र को इस योजना को लेकर के किसी तरीके की आपत्ति है तो फिर वे अपना सुझाव दें। इस तरह कानून व्यवस्था को हाथ में लेना और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना कहीं से भी जायज नहीं है। छात्र अपना सुझाव दें ताकि इस पर पहल की जा सके। दोस्तों बात करते हैं कि गर्मियों के मौसम के अंतिम दौर में बारिश दस्तक दे रही है, जहां इससे लू की चपेट में आने का खतरा तो कम हो गया है, लेकिन इन नई खतरे की घंटी बजना शुरू हो गई है। जहां गर्मियों और बरसात में फैलने वाली आम सी बीमारी डेंगू मलेरिया से सतर्क रहने की जरूरत है। जहां इन बीमारियों के आम होने के कारण लोग हमेशा इन्हें इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कई बार इन बीमारियों से जान तक चली जाती है। इसलिए जान जाने से पहले इससे बचने के उपायों के बारे में आप जरूर जान लें। जहाँ दिल्ली में डेंगू के केस बढ़ रहे हैं। एमसीडी ने डेंगू के मामले को लेकर के एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक 1 जनवरी 2022 से लेकर के 28 मई 2022 तक डेंगू के 111 मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान मलेरिया के 18 मामले सामने आए हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सहित देश के कई हिस्सों में भी डेंगू मलेरिया के मामले सामने आ रहे हैं। बात करते हैं कि आखिर ये डेंगू कैसे होता है। तो मादा एडिस मच्छर के काटने की वजह से डेंगू होता है। जब ये मच्छर गंदगी में नहीं बल्कि साफ जगह पर पनपते हैं। जो लोग शहरों में साफ सुथरी जगहों पर रहते हैं उन्हें डेंगू का खतरा ज़्यादा होता है। जब इस बीमारी के हो जाने पर सिर दर्द, मांसपेशियों और फिर हड्डियों में दर्द, ठंड लगने के साथ बुखार चढ़ना, जी मचलाना, उल्टी लगना, आँखों के पीछे दर्द, स्किन पर लाल चटक के होना, मुंह का स्वाद खराब लगना आम बात है। जहाँ अगर ऐसे लक्षण हैं तो फिर डॉक्टर से ज़रूर मिलें और दवाई का प्रॉपर इस्तेमाल करें। दोस्तों बात करते हैं कि यात्रा के लिए ट्रेन सबसे सस्ता और अच्छा साधन माना जाता है। लोग ट्रेन में यात्रा करने के दौरान बड़ी आसानी से अपना सारा लगेज एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो फिर यह खबर आपके लिए बेहद काम की है, क्योंकि अब ट्रेन में भी ज़्यादा सामान ले जाना आपको महंगा पड़ सकता है। फ्लाइट की तरह ही अब रेलवे ने भी यात्रियों के सामान की लिमिट फिक्स कर दी है। जहाँ अगर आप उससे ज़्यादा सामान ले जाते हैं तो फिर आपको जुर्माना देना पड़ेगा। जहाँ प्रयागराज मंडल में भी कई ट्रेनों में ज़्यादा लगेज ले जाने वालों से जुर्माना वसूला जा रहा है। जहां रेल मंत्रालय ने ट्वीट करते हुए लोगों से ट्रेन में केवल आवश्यकता का सामान ले जाने की अपील की है। साथ ही ज्यादा सामान होने पर पार्सल ऑफिस में जाकर के लगेज बुक कराने की बात कही है। जहां रेल मंत्रालय के ट्वीट के बाद से ही ENR और फिर उत्तर मध्य रेलवे ने ट्रेनों में लगेज पर जुर्माना वसूली को बढ़ा दिया है। बिना बुकिंग के सामान ले जाने वाले यात्रियों के खिलाफ अभियान चला करके लोगों से जुर्माना लिया जा रहा है। सामान ले जाने की लिमिट के बारे में अगर बात करें तो फिर जनरल क्लास के टिकट पर 35 किलो आप सामान ले जा सकते हैं। जहां स्लीपर क्लास के टिकट पर 40 किलो, थर्ड AC के टिकट पर 40 किलो, सेकंड AC के टिकट पर 50 किलो लगेज ले जा सकते हैं। वहीं फर्स्ट AC के टिकट पर 70 किलो लगेज आप ले जा सकते हैं। अगर आप ट्रेन में गैस सिलेंडर, तेजाब, पटाखे और किसी भी तरह ज्वलनशील केमिकल लेकर यात्रा करते हैं तो फिर ऐसा करने पाए जाने पर आपके ऊपर धारा 164 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। आपके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो अगर आप बराबर ट्रेन में यात्रा करते हैं तो आप इन बातों का जरूर ख्याल रखें और अपनी यात्रा को सुगम बनाएं। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक गोरखपुर के जगदीशपुर से शुरू होकर के सिलीगुड़ी तक जाने वाली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बिहार के 9 जिलों से गुजरेगी। इसको लेकर के DPR तैयार कर लिया गया है। खबर के अनुसार केंद्र सरकार ने भारतमाला परियोजना फेज 2 के तहत इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे को बनाने की मंजूरी दे दी है। इसके निर्माण को लेकर के बहुत जल्द जमीन का अधिग्रहण कर लिया जाएगा। इसको लेकर के कई जिलों में तैयारियां की जा रही है। आपको बता दूं कि इस एक्सप्रेस वे के निर्माण होने से उत्तर प्रदेश, बिहार और
पश्चिम बंगाल के बीच बेहतर कनेक्टिविटी होगी। इससे बिहार के लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि इस एक्सप्रेस वे का ज़्यादातर हिस्सा बिहार में रहने वाला है। ये एक्सप्रेस वे बिहार के गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिले से होकर के गुजरेगा। सरकार ने साल 2025 तक इस एक्सप्रेस वे के निर्माण का समय निर्धारित किया है। इसकी लंबाई करीब 514 किलोमीटर और अनुमानित लागत करीब 27,709 करोड़ रुपए है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना में बिहार कैबिनेट की चल रही मीटिंग खत्म हो गई। इस बैठक के दौरान नीतीश सरकार ने कई योजनाओं पर चर्चा की है और 17 एजेंडों पर अपनी मुहर लगा दी है। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने कैबिनेट की बैठक में जिन एजेंडों पर अपनी मुहर लगाई है उन एजेंडों को बिहार में लागू किया जाएगा। उसकी प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। इससे बिहार के विकास में तेजी आएगी और लोगों की परेशानियां दूर होगी। बिहार कैबिनेट में जिन एजेंडों पर मुहर लगी है उनमें है सरकार ने बालू खनन नीति 2021 में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। दूसरे नंबर पर सरकार ने अनुमोदित जिला सर्वेक्षण में प्रतिवेदन के आधार पर बालू घाटों की पहचान करने को मंजूरी दे दी है। इस बैठक में 5 साल की बंदोबस्ती के लिए नीलामी निविदा प्रक्रिया अपनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत बिहार प्रशासनिक न्यायाधिकरण के लिए प्रस्तावित कुल 27 पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। बिहार के पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने वाले PG, PhD, फेलोशिप और इंटरनेट के मानदेय में इजाफा करने को मंजूरी दे दी गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए किशनगंज से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के किशनगंज जिले के ठाकुरगंज में मशहूर अनमोल इंडस्ट्रीज बिस्किट और केक की फैक्ट्री स्थापित करेगी। इसको लेकर के तैयारियां की जा रही है। खबर के अनुसार बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने गुरुवार को हाजीपुर में स्थित अनमोल इंडस्ट्रीज के निरीक्षण को पहुंचे और किशनगंज में लगने वाली फैक्ट्री के प्लान को बारीकी से देखा। जब बहुत जल्द किशनगंज में इस फैक्ट्री को लगाया जाएगा। आपको बता दूं कि इस फैक्ट्री को लगाने में करीब 173 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके निर्माण होने से किशनगंज जिला समेत कई जिलों के लोगों को सीधा फायदा होगा। साथ ही साथ काफी मात्रा में लोगों को आसानी से रोजगार भी उपलब्ध होगा। उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने किशनगंज जिले में फैक्ट्री स्थापित करने के लिए अनमोल इंडस्ट्रीज के निदेशक विमल चौधरी को शुभकामनाएं भी दी है और कहा है कि सरकार हर मदद के लिए तैयार है। बहुत जल्द किशनगंज जिले के ठाकुरगंज में बिस्किट की फैक्ट्री लगाई जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया में पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिया है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज भी कोई भी बढ़ोतरी नहीं की है। हालांकि कुछ जिलों में उतार चढ़ाव देखने को मिला। आपको बता दूं कि तेल कंपनियां हर दिन सुबह के समय पेट्रोल डीजल का नया रेट जारी करती है। आज बिहार के कुछ जिलों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में मामूली सी गिरावट देखने को मिली है। वहीं बिहार के कुछ जिलों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि हुई है। जानकारों की माने तो दुनिया भर के देशों में रूस यूक्रेन युद्ध के कारण पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत में फिलहाल इसके दामों में स्थिरता बनी हुई है। लेकिन आने वाले समय में यहाँ भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक आज पटना समेत बिहार के कई जिलों में बारिश के साथ ठंडा गिर सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। खबर के अनुसार मौसम विभाग ने बिहार के मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पश्चिमी चंपारण में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। इन जिलों में कुछ स्थानों पर आसमानी बिजली भी गिर सकती है, इसलिए लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। अगर आप बाहर रहते हैं तो फिर आप समझ जाइए आप किसी सुरक्षित जगह में रहें। वहीं आज पटना समेत बिहार के कई जिलों में मानसून प्रवेश करेगा, जिससे पटना तथा उसके आसपास के इलाकों में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इन जिलों के कुछ स्थानों पर वज्रपात होने की भी संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आज से कल के बीच मानसून बिहार के लगभग सभी जिलों में प्रवेश कर जाएगा। जब मानसून के प्रवेश होने से बिहार के तापमान में 8 डिग्री की गिरावट देखने को मिल रही है, इससे लोगों को गर्मी से राहत महसूस हो रही है। दोस्तों बात करते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की सांस की नली के निचले हिस्से में फंगस का संक्रमण फैल गया है। कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद उन्हें दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि सोनिया गांधी का इलाज चल रहा है। जहां डॉक्टर उनके अन्य पोस्ट कोविड लक्षण का इलाज कर रहे हैं। जहां उनके स्वास्थ्य और इलाज पर डॉक्टर नजदीक से नजर रख रहे हैं। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि कोरोना संक्रमण पाए जाने के बाद सोनिया गांधी को 12 जून को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक के निचले हिस्से में फंगस संक्रमण का भी पता चला है। जहां वर्तमान में इसका इलाज अन्य पोस्ट कोविड लक्षणों के साथ किया जा रहा है। जहां उनके स्वास्थ्य की लगातार निगरानी की जा रही है। डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि अग्निपथ योजना को लेकर के बुरी तरीके से फंसी मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी को बिहार में सबसे ज़्यादा फजीहत झेलनी पड़ रही है। लेकिन इस योजना को लेकर के चल रहे आंदोलन के जिस मोड़ का इंतजार भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, उसका मौका राष्ट्रीय जनता दल और वाम दलों ने बिहार में दे दिया है। जहां 18 जून को अग्निपथ स्कीम के खिलाफ यानी कि आज सोशल मीडिया के जरिए छात्रों ने बंद बुलाया है, और अब राष्ट्रीय जनता दल के साथ वाम दलों ने इसे बंद का समर्थन दिया है। इस बंद में उतरने के साथ बीजेपी को अब बचने का रास्ता मिल सकता है। हालांकि जगदानंद सिंह ने कहा है कि इस बंद को महागठबंधन का सक्रिय नहीं बल्कि नैतिक समर्थन होगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने वाम दलों के नेताओं के साथ साझा बयान में जारी करते हुए ऐलान किया है कि छात्रों की तरफ से बुलाए गए भारत बंद का समर्थन किया जाएगा। इसके साथ ही अब तक के छात्रों के आंदोलन के रूप में चल रहा विरोध राजनीतिक स्वरूप ले रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को अब ये कहने का मौका मिल जाएगा कि विपक्षी दल इस आंदोलन को प्रायोजित कर रहे हैं। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा है कि केंद्र की सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। छात्रों के मन में शंका ही नहीं बल्कि भारी आक्रोश है। छात्रों के आक्रोश व्यक्त करने के तरीका पर भले ही किसी को मतभेद हो सकता है, लेकिन उनकी मांग पर किसी को मतभेद नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि सेना में भर्ती का जो पुराना नियम था उसी के तहत सेना में बहाली होनी चाहिए। उन्होंने भारत सरकार से इस नए अग्निपथ स्कीम को वापस लेने की मांग की है। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर के देश सहित बिहार के कई हिस्सों में प्रदर्शन हो रहा है। इस बीच बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने अग्निपथ योजना को खतरनाक तक बता दिया है। साथ ही उन्होंने बताया है कि यह राष्ट्र हित और युवा हित के लिए खतरनाक कदम है जिसे अविलंब वापस लेनी होगी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने ट्वीट करते हुए बताया है कि अग्निपथ स्कीम राष्ट्र हित और युवा हित के लिए खतरनाक कदम है जिसे अविलंब वापस लेना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह है कि अविलंब अग्निपथ स्कीम को खत्म करके पुरानी सेना भर्ती बहाली योजना को शुरू करने की घोषणा करें। वहीं सेना भर्ती की अग्निपथ योजना के खिलाफ पूरे बिहार में हो रहे हिंसक प्रदर्शन के बीच जेडीयू ने भी केंद्र की मोदी सरकार अग्निपथ पर पूर्ण विचार करने की बात कही है। बिहार की नीतीश सरकार के मंत्री विजेंद्र यादव ने गुरुवार को कहा कि सेना के अभ्यर्थियों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन को देखते हुए केंद्र सरकार को इसे गंभीरता से देखना चाहिए। जो संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं केंद्र सरकार को उनसे बात करनी चाहिए और समस्या का हल निकालना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में अग्निपथ स्कीम को लेकर के भारी बवाल जारी है। कल शुक्रवार को इसकी चपेट में पूरे बिहार आ गया। बिहार के ज़्यादातर जिलों में इसके खिलाफ प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारी जमकर के तोड़फोड़ और आगजनी शुरू की। ट्रेनों में आग लगा दी गई। शुक्रवार को प्रदर्शनकारों ने 7 से ज़्यादा ट्रेन फूंक दिया। प्रदर्शनकारियों के निशाने पर बीजेपी नेता सबसे ज़्यादा है। छपरा विधायक वारसलीगंज विधायक पर हमले के बाद शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के घर पर हमला हुआ। इसके साथ ही लोरिया के बीजेपी विधायक विनय बिहारी की गाड़ी पर भी उपद्रवियों ने हमला कर दिया। लखीसराय, सासाराम और नवादा में उपद्रवियों ने बीजेपी कार्यालय को फूंक दिया। प्रदर्शनकारी जगह जगह पर पीएम मोदी के पुतले जला दिए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार का हस्तशिल्प अब दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगा। ई कॉमर्स के माध्यम से सारी दुनिया बिहार के लिए बाजार बनेगी। उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान के ई कॉमर्स वेबसाइट का लोकार्पण करते हुए बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि देश विदेश के किसी भी कोने में बैठे लोग बिहार के शिल्पकार और बुनकरों का बनाया हुआ सामान ऑनलाइन खरीद सकते हैं। जहां विश्व की 2 मुख्य ई शॉपिंग कंपनी अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के साथ भी उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान और खादी मॉल का समझौता हुआ है। समझौता पत्र पर उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन की उपस्थिति में उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान के निदेशक आलोक कुमार और फ्लिपकार्ट के ईस्ट इंडिया निदेशक आकाश मित्रा ने हस्ताक्षर किए। जब उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान परिसर में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि ऑनलाइन पोर्टल पर बिहार के 60 शिल्पकारों के 250 से अधिक प्रोडक्ट लिस्ट किए जा चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे कलाकार और शिल्पियों के सामान को उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान द्वारा फ्री में पटना लाया जा रहा है और फिर संस्थान के माध्यम से उसे ग्लोबल बाजार में भेजने की व्यवस्था की जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि गया जिले की टिकरी अनुमंडल के अंतर्गत सांसद आदर्श ग्राम
केसपा में नाले निर्माण के लिए मिट्टी कटाई के दौरान पत्थर का विशाल मूर्ति मिला है। जहां केसपा निवासी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हिमांशु शेखर ने कहा है कि सांसद आदर्श ग्राम केसपा में लोक आस्था का महाकेंद्र तारा देवी मंदिर के निकट नाली निर्माण के लिए मिट्टी कटाई के दौरान एक देवी की प्रतिमा का मिलना कौतूहल का विषय बना हुआ है। जब मुखिया प्रतिनिधि अमिताभ कुमार और उनके साथियों ने प्रतिमा की साफ सफाई करने के बाद तारा देवी के प्रांगण में आम जनों के दर्शन के लिए सुरक्षित रख दिया है। जब प्रतिमा का मस्तिष्क टूटा हुआ है। आज सुबह से इस प्रतिमा के दर्शन के लिए आसपास के ग्रामीणों का तांता लगा हुआ रहा। जब ग्रामीण साहित्यकार हिमांशु शेखर ने बताया है कि इस प्रतिमा में देवी अपने आसन पर विराजमान है और अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रही है। जब केसपा गाँव में अनेकों बार खेत खलिहान में दुर्लभ प्रतिमाएं मिली है। उन्होंने कहा है कि प्रतिमा का मिलना ये सिद्ध करता है कि प्राचीन काल में यह गांव शिल्प कला के लिए एक उर्वर भूमि थी। जहाँ उचित रखरखाव के अभाव में इस गांव से अनेकों मूर्तियां चोरी हुई थी। लेकिन आज तक मूर्तियों को संरक्षित करने के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया। जहाँ सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु शेखर ने बिहार सरकार से एक संग्रहालय बनवाने की मांग की है। दोस्तों बात करते हैं कि भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने अग्निपथ का विरोध प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों से हिंसक विरोध को खत्म करने की अपील की है। खेसारी लाल यादव ने अपील में कहा है कि इस हो हल्ला और हंगामे से कुछ हासिल नहीं होने वाला। जब भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर ने भी प्रदर्शनकारियों से सांसद और विधायक के घर के सामने तिरंगा लेकर के दबाव बनाने की बात कही है। जब बिहार समेत देश के कई राज्यों में सेना में भर्ती को लेकर के सरकार द्वारा लाई गई नई योजना अग्निपथ के खिलाफ हिंसा विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जब बिहार और यूपी में कई ट्रेनों को फूंक दिया गया है। जब स्टेशनों पर तोड़फोड़ की गई है। बिहार में उग्र विरोध को देखते हुए भोजपुरी के मशहूर गायक अभिनेता खेसारी लाल यादव ने प्रतिक्रिया दी है। खेसारी लाल यादव ने बिहार के प्रदर्शनकारियों से हिंसक प्रदर्शन को तत्काल रोकने की अपील की है। खेसारी लाल यादव ने कहा है कि ये रास्ता सही नहीं है, सरकार तक ठीक तरीके से अपनी बात पहुंचाइए। खेसारी लाल यादव ने फेसबुक पोस्ट के जरिए प्रदर्शन कर रहे छात्रों से कहा है कि ऐसा करके कुछ हासिल होने वाला नहीं है। फेसबुक पोस्ट में खेसारी लाल यादव ने लिखा है कि भाइयों, इस हो हल्ला और हंगामे से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। शांति से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की जरूरत है। जब समाधान निकलेगा, ऐसे ट्रेन जलाकर के लोगों को परेशान करने की जरूरत नहीं है। इसी बीच खेसारी लाल यादव के साथ लोक गीतों के लिए सोशल मीडिया पर मशहूर गायिका नेहा सिंह राठौर ने भी अग्निपथ को लेकर के हिंसक विरोधों पर अपनी बात रखी है। नेहा सिंह राठौर ने फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि रेलवे का नुकसान आपका नुकसान है। इन्हीं ट्रेनों में बैठ करके आप भर्ती देखने जाते ही रहे हैं, फिर क्यों जला रहे हैं? अब ट्रेन फूंकने से कुछ नहीं होगा। जब सब कुछ धीरे धीरे बर्बाद किया जा रहा था, तब तो आप धर्मा का चिलम फूंक करके अब्दुल को टाइट कर रहे थे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्णिया में दारोगा को निगरानी विभाग ने पकड़ा है। जब पूर्णिया जिले में निगरानी विभाग की विशेष टीम ने बेहसी थाना में कार्यरत दारोगा को 35,000 रुपये घूस लेते हुए गिरफ्तार किया है। निगरानी की टीम ने दारोगा को एक वादी पक्ष से एफआईआर में मदद करने के लिए 35,000 रुपये घूस लेने की रकम लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जब निगरानी विभाग की टीम ने थानेदार को पकड़ने के बाद एसपी से शिकायत की, उसके बाद जांच करने के लिए पकड़कर अपने साथ ले गई। आपको बता दें कि निगरानी विभाग की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि पूर्णिया जिले के बेसिक थाने में कार्यरत दारोगा प्रणय मरांडी घूस लेकर के लोगों की एफआईआर में मदद करने की बात करते हैं। उसके बाद ही निगरानी की टीम जांच करने के लिए सादे लिबास में थाने में पहुंचे। जब थानाध्यक्ष ने व्यक्ति से एफआईआर में मदद करने के लिए 35,000 घूस लेने की मांग किया था। उसके बाद वह व्यक्ति रुपये लेकर के थानाध्यक्ष के पास लेने के लिए आया था। जब थानाध्यक्ष उसे रुपये की थैली लेने की लगे तो उसी समय निगरानी विभाग की विशेष टीम ने थानेदार को रंगे हाथों पकड़ लिया। उसके बाद जिले के एसपी को सूचना दी गई। फिर वहां से थानाध्यक्ष को पकड़ करके निगरानी विभाग अपने कार्यालय में पूछताछ करने के लिए ले गई। उसके बाद थानाध्यक्ष को सजा दिया गया। दोस्तों बात करते हैं कि देश के कई राज्यों में अग्निपथ योजना के विरोध के बीच सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने शुक्रवार को युवाओं से खास अपील की है। जब मनोज पांडे ने युवाओं से उपद्रव न करने और फिर सेना में भर्ती की इस नई योजना का लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने साथ ही ये ऐलान किया है कि अग्निवीर दिसंबर 2022 तक हमारे रेजिमेंटल केंद्र में शामिल हो जाएगा और अगले साल के मध्य तक हमारे परिचालन और गैर परिचालन में तैनाती के लिए उपलब्ध होगा। जब वहीं दूसरी ओर एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने यह घोषणा की है कि भारतीय वायुसेना के लिए भर्ती प्रक्रिया 24 जून से शुरू होगी। जनरल पांडे ने आगे कहा है कि भर्ती प्रक्रिया के कार्यक्रम की 2 दिन के अंदर घोषणा की जाएगी। मनोज पांडे ने कहा है कि भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने जा रही है। अगले 2 दिनों के भीतर
अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। उसके बाद हमारे सेना भर्ती संगठन पंजीकरण का विस्तार से कार्यक्रम घोषित करेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि नुपुर शर्मा के खिलाफ बिहार में पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में एक स्थानीय व्यक्ति ने एक शिकायत मुकदमा दर्ज किया है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विजय कुमार सिंह की अदालत में ये परिवारवाद पटना के पीर बहोर थाना क्षेत्र की शरीफ कॉलोनी निवासी महबूब आलम ने भारतीय दंड विधान की धारा 153 को और 295 क के आरोपों के दाखिल किया है। अदालत ने मामले में सुनवाई के लिए 20 जून 2022 की अगली तिथि निश्चित की है। शिकायतकर्ताओं ने ये परिवारवाद पत्र अपने वकील नदीम अकरम और अंजुम बारी के माध्यम से दाखिल किया है। परिवाद पत्र में पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के एक टीवी डिबेट के दौरान की गई उस टिप्पणी को दो संप्रदायों के बीच वैमनस्यता फैलाने वाला बताया है, जिसमें उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। दोस्तों बात करते हैं कि मोहम्मद पैगंबर पर विवादित टिप्पणी के मामले में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की तरफ से बयान सामने आया है, जहां अमेरिका ने नुपुर शर्मा और फिर नवीन जिंदल की विवादित टिप्पणी की निंदा की है। अमेरिका का यह बयान विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने दोनों ही नेताओं की टिप्पणी की आलोचना की है। नेड प्राइस ने अपने बयान में कहा है कि हम बीजेपी के 2 अधिकारियों द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों की निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि हम धर्म या आस्था की स्वतंत्रता सहित मानवाधिकार संबंधित चिंताओं पर भारत सरकार के साथ वरिष्ठ स्तर पर नियमित रूप से जुड़ते रहे हैं और हम भारत को मानवाधिकारों के सम्मान को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि भाजपा के निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए विवादित बयान को लेकर के पाकिस्तान के एक मौलाना ने नुपुर शर्मा का समर्थन किया है। जहां पाकिस्तान के मौलाना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने नुपुर शर्मा का खोल करके समर्थन किया है। जब वायरल हो रहे एक वीडियो में मौलाना ने नुपुर शर्मा की टिप्पणी के लिए मुस्लिम पैनलिस्ट को ही जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि पहला दोषी तो वो मुसलमान है जिसने दूसरे धर्म के बारे में टीवी डिबेट में बात की है। नुपुर शर्मा को मुस्लिम गेस्ट ने भड़काया। इसके जवाब में उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के बारे में टिप्पणी की। जब मौलाना अली ने कहा है कि कुरान के अनुसार आप किसी मजहब का मजाक नहीं उड़ा सकते हैं, वे भी जब आपका कोई विरोधी धर्म हो। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को दूसरे धर्म के लोगों के साथ बहस करते वक्त भाषा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अल्लाह ने हमें इसके संदेश भी दिया है। मौलाना ने कहा है कि नुपुर शर्मा मामले को लेकर के अरब देशों के लोग एसी में बैठकर के माहौल को भड़काने का काम कर रहे हैं, जबकि हिंदुस्तान में लोग भीषण गर्मी में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस वाले इन्हें जवाब दे रहे हैं। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।